इमरान सीरीज माका जोंगा अज कलम मजहर कलीम MA किस्त नंबर 4। तुम फौरन चले जाओ, तुम हो ही इस काबिल कि सारी उम्र बावर्ची खाने में गुजारो। तुम भला अली इमरान अल मुतखल्लिस बोदम बेदाल इसको किस तरह जान सकते हो? इमरान ने उसकी दाद से घबरा कर कहा, तो जनाब सिर्फ एक बात बता दीजिए, या आपके इस तखल्लुस का क्या मतलब है? बोदम बेदाल यानी ऐसा बोदम जिसमें से दाल न हो, और बोदम में से दाल निकाल दो तो बाकी बच जाएगा बोम, और बोम के मानी है उल्लू। तो आप उल्लू हैं? हाँ सुलेमान, आजकल के सारे शायर उल्लू ही हैं। दिन को ऊँगते हैं और रात को शायरी करते हैं। ये परेशान और इंतहाई दर्जे के नहुस थी। जिस किसी ने इनकी शक्ल देखी गया काम से। अच्छा अब तू जा, जरा चाय बना दे। इतने में टेलीफोन की घंटी बजती है। इमरान ने रिसीवर उठाया। मैं बोदम बेदाल बोल रहा हूँ। इमरान, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। सुल्तान बोल रहे हो या गधा, मुझे क्या एतराज? इमरान ने दीवार को आंख मारते हुए कहा, तुम होश में तो हो और फौरन मुझे मिलो, इंतहाई अहम मामला है। सर सुल्तान ने ये कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान ने रिसीवर रखा और फिर कपड़े तब्दील करने गया। इतने में सुलेमान ने चाय मेज पर रख दी। इमरान ने आधी प्याली पी और फिर सुलेमान को मुंह चिढ़ाता हुआ नीचे उतर गया, और चंद मिनटों के बाद इसकी कार सर सुल्तान की कोठी में थी। सर सुल्तान अपने ड्राइंग रूम में इमरान के मुंतजिर थे। इमरान जेबों में हाथ डाले अंदर दाखिल हुआ। सर सुल्तान ने उसे देखते ही बैठने का इशारा किया। वो सोफों के दरमियान में रखी हुई मेज पर बैठ गया। ये क्या बेहूदगी है? सोफे पर बैठो। जनाब, आपके हाथ का इशारा मेज की तरफ था। बको नहीं, तुम्हारी ये हरकतें कभी कभी बड़ा परेशान करती हैं। इमरान मेज से उठकर सोफे पर बैठ गया। अब वो लाताल्लुक सा ड्राइंग रूम में लगी हुई तस्वीरों को देख रहा था। अंदाज ऐसे था जैसे जामे जहां नुमा में दुनिया का मुशाहिदा कर रहा हो। इमरान, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि जो कुछ पिछले दिनों दारुल हुकूमत में हुआ था और जो सिर्फ तुम्हारी जहानत की वजह से रुक गया, वही सब कुछ बकिया 14 मुमालिक के दारुल हुकूमतों में हुआ। लेकिन वहाँ का इतना जानी नुकसान हुआ जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। इससे पहले जमीन से पानी निकलने का वाकया भी सारी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हुआ था। लेकिन इसका क्या सबूत है कि कत्लो गारत माका जुंगा के तहत हुई है? उसका मकामी हेडक्वार्टर तो मैंने तबाह कर दिया था। इमरान बोला, अभी वो मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। ये देखो, कल ही सदर मुमलिकत के नाम खत आया है। इसी से मैंने अंदाजा लगाया है कि सब कुछ माका जुंगा के तहत हुआ है। इमरान ने सर सुल्तान से वो खत लिया जो सुर्ख रंग के लिफाफे में था, और कागज का रंग भी इंतहाई सुर्ख था। इसमें तहरीर था कि माका जुंगा की नाफरमानी की हल्की सी सजा देख ली। ये सिर्फ एक हल्का सा टच था जो आप लोगों को अपनी ताकत का हमने दिखाया है। सिर्फ एक मामूली सा अड्डा तबाह करने पर एक बहुत बड़ी तंजीम का कुछ नहीं बिगड़ता। माका जुंगा अनकरीब दुनिया पर हुकूमत करेगी, ये उसके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। अब बेहतर तो ये है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार हो जाए और नज़्म नसक माका जुंगा के कारकुनों के हवाले कर दिया जाए, वरना भयानक तरीन सजा के लिए तैयार हो जाओ। माका जुंगा अजीम कुव्वतों की मालिक है। उसकी मामूली सजा भयानक मौत है, और बड़ी सजा का तो तुम तस्वुर ही नहीं कर सकते। माका जुंगा जिंदाबाद, माका जुंगा। इमरान ने खत पढ़कर जोर का सांस लिया। सर सुल्तान इस दौरान इमरान के चेहरे को बगौर देख रहे थे, लेकिन खत पढ़ने के दौरान इमरान के चेहरे पे छाई हुई हिमाकतों की तह में कोई तब्दीली न हुई। अब क्या किया जाए? सर सुल्तान ने परेशान होकर पूछा। ट्विस्ट डांस। इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। क्या मतलब? मैं कहता हूँ ये मजाक किसी और वक्त के लिए उठा रखो। सर सुल्तान झल्ला गए। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कुछ न कुछ हो जाएगा। इमरान ने कहा। हाँ, मुझे याद आया। देखो, इस माका जुंगा के सिलसिले में दुनिया के 14 मुमालिक के अरकान का इजलास न्यूयॉर्क में हो रहा है, ताकि उसकी सरकूबी के लिए कोई मुश्तरका कदम उठाया जाए। मैं चाहता हूँ तुम उसमें शिरकत करो, शायद कोई राह नजर आ जाए। कब हो रही है ये मीटिंग? इमरान ने पूछा। 1 हफ्ते तक, सर सुल्तान ने जवाब दिया। कितने अरकान की इजाजत है? तुम अपने साथ 3 और मेंबर ले जा सकते हो। बेहतर, मुझे तफसीलात भिजवा दीजिए। मैं हो आऊंगा, फिर तुम्हारी शिरकत के लिए लिख दूं। हाँ। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कुछ काम करने हैं। बेहतर, खुदा हाफिज, सर सुल्तान ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, और इमरान कार में बैठकर कोठी से बाहर चला गया। जूलिया आजकल बाकायदगी से अखबार का मुताला कर रही थी, क्योंकि माका जुंगा ने शहर में उद्यम मचा रखा था और रोजाना अखबारों में लोग इनके बारे में कुछ न कुछ अंदाजा लगाया करते थे। जूलिया ने सोचा था शायद इनमें से कोई इशारा इनके काम का निकल आए, लेकिन आज जब उसने पढ़ा कि माका जुंगा दरअसल हुकूमत का असिस्टेंट है जो उसने आइंदा आने वाले इंतखाबात मुलतवी करने के लिए मचाया है, तो उसने झंझलाकर अखबार फेंक दिया, क्योंकि उसे लोगों की कमअक्ली और नासमझी पर गुस्सा आ गया था। लेकिन फिर उसका ख्याल उनकी अदम वाकफियत की तरफ चला गया और उसके आसाब काफी हद तक ढीले हो गए, क्योंकि ये तो जाहिर था कि सीक्रेट सर्विस में होते हुए जो कुछ उसे मालूम था, आम लोगों को तो शायद उसकी हवा भी कभी नहीं लगी थी और न लग सकती थी। अभी जूलिया ये सोच ही रही थी कि अचानक टेलीफोन के घंटी की करख्त आवाज उसके कानों में पहुंची। वो फौरन उठकर साइड टेबल की तरफ मुड़ गई जहां फोन रखा हुआ था। हेलो, जूलिया स्पीकिंग। जूलिया ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। X2 भराई हुई मखसूस आवाज आई। गुड मॉर्निंग जूलिया, तुमने शायद अभी नाश्ता नहीं किया। मॉर्निंग सर, जूलिया ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया।
एक्स2 की आवाज में नरमी थी। नहीं जनाब। जूलिया की आवाज इंतहाई शहद हो गई, क्योंकि एक्स2 का नर्म लहजा ही उसे जन्नत की लतीफ फिजाओं में पहुंचा देता है, जो उसे कभी कभी ही नसीब होता है। अच्छा नाश्ता करके सफदर को लेकर दानिश मंजिल पहुंच जाओ। वहाँ से तुम, सफदर, शकील और इमरान ने न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए अपने रोजमर्रा का सामान साथ ले आना। तो जनाब न्यूयॉर्क जाना सरकारी काम से होगा? उसने नीचे आवाज में पूछा। जूलिया, एक्स2 हुर्राया, तो क्या मैं तुम्हें वहाँ किसी की शादी में शिरकत के लिए भेज रहा हूँ? तुम होश में तो हो? माफी चाहती हूँ जनाब, दरअसल मैं गलती से पूछ बैठी। मैं ये पूछना चाहती थी कि वहाँ हम माका जोंगा के सिलसिले में जा रहे हैं या कोई और सिलसिला है? जूलिया ने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू पाते हुए जुमला पूरा किया, वरना वो तो दरमियान में ही रो पड़ती। हाँ, ये माका जोंगा का ही सिलसिला है। वहाँ दुनिया के उन 14 ममालिक की जिनमें माका जोंगा ने अपनी सरगर्मियां शुरू की हुई हैं, अमेरिका की जेरे सदारत एक मीटिंग होगी जिसमें इज्तिमाई तौर पर माका जोंगा से निपटने के तरीकों पर गौर किया जाएगा, ताकि उसके सद्देबाब के लिए कोई मुनासिब कदम उठाया जाए। इसलिए मैं तुम्हें, इमरान, सफदर और शकील को वहाँ अपनी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए भेज रहा हूँ, और वहाँ तुम सब इमरान की सरकर्दगी में काम करोगे। मगर जनाब, जूलिया ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि ये फिक्रा कहते हुए दिल से बहुत डर रही थी। इमरान अपनी नाशाइस्ता हरकत से अपने मुल्क का वकार भी खतरे में डाल देता है। देखो जूलिया, तुम हजारों बार देख चुकी हो कि उसकी कोई हरकत फायदे से खाली नहीं हुई। उसका तरीका कार यही है कि वो खुद को बेवकूफ पोज करके दूसरों को बेवकूफ बना देता है और फिर अपना मतलब साफ निकाल लेता है। और तुमने देखा है, कभी वो अपने मिशन में नाकाम नहीं रहता। इसके बावजूद तुम हर वक्त उसकी शिकायत करती रहती हो। एक्स2 का लहजा इंतहाई भयानक हो गया था। माफी चाहती हूँ जनाब, जूलिया ने जवाब दिया, मगर एक्स2 की आवाज ने उस पर कपकपी तारी कर दी थी। और जब उधर से रिसीवर रखने की आवाज सुनाई दी तो उसने इत्मीनान से सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो। उसने रिसीवर रख दिया और फिर आहिस्तगी से चलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। फिर कुछ सोचकर रुकी और फिर फोन की तरफ तेजी से आई और सफदर को टेलीफोन किया। उधर सफदर ने फौरन रिसीवर उठाया। हेलो, सफदर स्पीकिंग। सफदर की आवाज जूलिया के कानों में गूंजी। मैं जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने जवाब दिया, क्या तुम नाश्ता नहीं कर चुके? तो आज नाश्ता मेरे पास आकर करो। शुक्रिया, नाश्ता से तो मैं अभी फारिग हुआ हूँ, फिर कभी तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। सफदर ने जवाब दिया। अच्छा, तुम जरूरी सामान लेकर मेरे पास पहुँचो। हम इमरान और कैप्टन शकील की हमराही में न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क? वो किस खुशी में? उसी माका जोंगा के चक्कर में। वहाँ 14 ममालिक की मीटिंग हो रही है जिसमें माका जोंगा के सदेबाब के मुतालिक तदबीरें सोची जाएंगी। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। और सफदर ने रिसीवर रख दिया। जूलिया ने रिसीवर रखा और खुद किचन की तरफ बढ़ गई। और फिर आधे घंटे के बाद कैप्टन शकील, इमरान, जूलिया और सफदर दानिश मंजिल की मीटिंग हॉल में बैठे एक्स2 की कॉल के मुंतजिर थे। इमरान की चुलबुली शख्सियत से जूलिया सख्त बेजार थी, और जब से कैप्टन शकील इस टीम में दाखिल हुआ था, इमरान से बेजारी और भी बढ़ती जाती थी। इससे जूलिया के किरदार पर कोई हर्फ नहीं आता। जूलिया दरअसल अभी तक उस गलत फहमी में मुब्तला है कि कैप्टन शकील दरअसल एक्स2 है और कैप्टन शकील मेकअप करके हमारे दरमियान शामिल है। इसलिए कैप्टन शकील की शख्सियत में वो अपने लिए बेइंतहा कभी कभी दिलचस्पी महसूस करती। लेकिन उधर कैप्टन शकील का किरदार एक्स2 से 2 कदम शायद आगे था। वो औरतों से रुमानी बातें करना और उनमें दिलचस्पी लेने को मर्दों की तौहीन समझता है। इसलिए आज तक ना ही उसने शादी की थी और ना ही उसकी शख्सियत से कोई रुमान टंगा हुआ था। उसकी शख्सियत एक बेदाग शख्सियत थी। जूलिया से भी उसकी दिलचस्पी सिर्फ उसी हद तक थी जिस हद तक वो उसकी करंट ऑफिसर थी, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज जब एक्स2 ने इसे सिर्फ सफदर को फोन पर इत्तला देने को कहा और कैप्टन शकील के मुतालिक कोई हिदायत न की, तो उसके जहन के किसी गोशे में एक ख्याल रेंग रहा था कि कैप्टन शकील ही दरअसल एक्स2 है। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि कैप्टन शकील इमरान के साथ किसी वजह से पहले ही दानिश मंजिल में मौजूद था। बहरहाल उस वक्त उन सब में न्यूयॉर्क में होने वाली मीटिंग के मुतालिक बातचीत हो रही थी। सफदर का कहना था कि ये मीटिंग कतई नाकाम रहेगी, लेकिन इमरान उसके खिलाफ था। कैसे नाकाम रहेगी? इमरान ने सफदर को चैलेंज देते हुए कहा, इसलिए कि इतनी बड़ी तंजीम की बेख इस तरह की मीटिंगों से नहीं की जा सकती। जो तंजीम इतने बड़े पैमाने पर कत्लो गारत कर सकती है, वो इस मीटिंग का सदेबाप नहीं कर सकती। सफदर ने बाकायदा बहस करते हुए कहा। सफदर का ख्याल ठीक है। कैप्टन शकील ने भी तायद करते हुए कहा, सफदर का ख्याल गलत है। दरअसल ये माका जोंगा से जहनी तौर पर मरूब हो गए और फिर ये अपने स्कूल के इम्तिहानात में चूंकि हमेशा फेल होते हैं, इसलिए नाकामी का भूत हर वक्त इसके जहन पर सवार रहता है। इमरान ने मजाक खेज दलील पेश की। खैर, इम्तिहानात में फेल होने का रिकॉर्ड तो इमरान साहिब ही तोड़ते रहे हैं। मैंने तो एक दलील दी थी। सफदर ने हंसते हुए कहा, रिकॉर्ड तो नहीं, अलबत्ता रिकॉर्ड प्लेयर जरूर तोड़ा है। इमरान ने उंगली से सर खुजाते हुए नीम व आंखों से जवाब दिया, और मिस दिल मोहलिया को तो मैंने एक मदरसे में कान पकड़े मुर्गा बना हुआ भी देखा है। इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए मजीद टुकड़ा लगाया। शकील और सफदर ने मिस दिल मोहलिया के इस्तिलाह पर दिल खोल कर कह लगाए और जूलिया फट पड़ी। देखो इमरान, मुझे मत छेड़ा करो, मैं बुरी तरह पेश आऊंगी। गजल हमने छेड़ी, कोई साज बजा देना। इमरान बेनियाजी से गुनगुनाने लगा और जूलिया का चेहरा हमारे गुस्से के सुर्ख हो गया। शट अप, वो जोर से चिल्लाई। अभी इमरान कुछ कहने ही वाला था कि ट्रांसमीटर का बल्ब स्पार्क करने लगा और सब संभल कर बैठ गए। जूलिया ने आगे बढ़कर बटन दबाया। उसके चेहरे पर अब तक सुर्खी थी, लेकिन वो अपने जज्बात पर काबू पाने की शदीद कोशिश कर रही थी। हेलो, एक्स2 स्पीकिंग। ट्रांसमीटर से मखसूस आवाज उभरी।
मैं जूलिया बोल रही हूँ जनाब। जूलिया ने जवाब दिया। क्या सब मेंबर आ चुके हैं? यस सर। तो सुनो, अब से आधे घंटे बाद तुम सब अपनी मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। वहाँ इस बार मीटिंग को खुफिया रखने के लिए इंतहाई सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। तुम सब लोग यहाँ से मेकअप में जाओगे। तुम्हारे पासपोर्ट अभी तुम्हें मिल जाएंगे। पासपोर्टों पर सफर का मकसद सियाहत होगा। उसके बाद तुम्हें इमरान की रहनुमाई में काम करना होगा। बाकी हिदायत उसे दे दी गई हैं। इमरान से कहो वो तुम सबके मेकअप कर दे। मगर जनाब, कैप्टन शकील तो पहले ही मेकअप में हैं। जूलिया ने कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा। यह फिक्रा सुनकर कैप्टन शकील समेत तमाम अफराद बुरी तरह चौंक पड़े और सबकी नजरें कैप्टन शकील के चेहरे पर पड़ने लगी। क्या कहा? X2 की भी हैरत आमेज आवाज उभरी। मेरे ख्याल में जनाब, कैप्टन शकील शुरू से ही हमारे साथ मेकअप में शामिल हैं। इस ख्याल की वजह X2 की आवाज में कुछ तल्खी उभर आई। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट रहता है जनाब। किसी किस्म का असर उसके चेहरे पर नहीं उभरता। सिर्फ आंखें ही उस तासुर की गमाजी करती हैं। इसलिए मुझे शक हुआ कि शायद ये मेकअप की वजह से है। जूलिया, कैप्टन शकील को सेट पर बुलाओ। लेकिन कैप्टन शकील इत्मीनान से उठकर सेट की तरफ बढ़ा। जूलिया सेट से हट गई। कैप्टन शकील। यस सर। कैप्टन शकील ने मुअद्दबाना जवाब दिया। जूलिया क्या कह रही है? क्या वाकई तुम मेकअप में हो? मिस जूलिया को गलत फहमी हुई है जनाब। दरअसल उनका शक भी बजा था और मैं इनकी दूरबीन नजरों की दाद देता हूँ। मेरे चेहरे का ये सपाटपन दरअसल कुदरती है। इसमें मेरे किसी इरादे को दखल नहीं होता। क्या तुम जूलिया की तसल्ली करा सकते हो? X2 की आवाज में पुरस्रारियत शामिल थी। जिस तरह वो चाहें जनाब। कैप्टन शकील ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं जनाब, मुझे तसल्ली हो चुकी है। सिर्फ मेरा एक शक था। उम्मीद है कैप्टन शकील साहिब मुझे माफ कर देंगे। जूलिया ने फौरन दखल अंदाजी करते हुए कहा। नहीं, जब एक बात चल निकली है तो उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। सफदर, तुम एमोनिया की बोतल अलमारी में से निकालो और कैप्टन शकील तुम इससे मुंह धो ताकि जूलिया का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए। सफदर जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ा। इसने वहाँ से एमोनिया की बोतल निकालकर कैप्टन शकील को दी। कैप्टन शकील ने उससे अपना मुंह अच्छी तरह धोया और फिर खुश्क तौलिये से रगड़ा, लेकिन वहाँ मेकअप के कोई आसार न थे। जूलिया सख्त नदामत महसूस कर रही थी। उसे अफसोस था कि उसने खामख्वाह शक करके कैप्टन शकील का दिल दुखाया। क्या रिजल्ट रहा? X2 की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी। जूलिया कुछ न बोली तो सफदर ने जवाब दिया। जनाब, शकील मेकअप में नहीं है। जूलिया, क्या तुम्हारी तसल्ली हो चुकी है? मैं माफी चाहती हूँ जनाब, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। जूलिया ने नदामत से भरपूर लहजे में कहा। इसमें नदामत की कोई बात नहीं और मेरा ख्याल है कि कैप्टन शकील भी इसे महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है कि हमें हर वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। मैंने कैप्टन शकील का मुंह इसलिए धुलवाया था ताकि जूलिया का शक हमेशा के लिए दूर हो जाए, वरना मुझे पहले ही मालूम था कि कैप्टन शकील का चेहरा कुदरती तौर पर सपाट है। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है कि जब से कैप्टन शकील इस टीम में दाखिल हुआ है, जूलिया इस पर X2 का शक कर रही है और इस शक में कैप्टन शकील के चेहरे का सपाटपन बहुत मुआविन साबित हुआ है। मुझे जूलिया के ख्यालात और अंदेशों का इल्म था, लेकिन कोई तवज्जो न दी। अब जब जूलिया ने खुद बात छेड़ दी तो मैंने मुनासिब समझा कि बात पूरी तरह खुल जाए। अच्छा, अब सब चलने की तैयारी करें। पासपोर्ट आप सबको एयरपोर्ट पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही ट्रांसमीटर खामोश हो गया। मैं एक बार फिर माफी चाहती हूँ, जूलिया ने कैप्टन शकील से कहा। कोई बात नहीं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान साहिब, आप मेकअप शुरू करें। और इमरान, जो इस सारे हंगामे के दौरान बैठा ऊँग रहा था, उठा और सफदर को साथ की अलमारी से मेकअप का सामान लाने को कहा। तैयारे ने इशारा मिलते ही एयरपोर्ट पर रेंगना शुरू कर दिया और फिर उसकी रफ्तार इंतहाई तेज होती चली गई और चंद ही लम्हों बाद वो जमीन छोड़ चुका था और फिजा की बुलंदियों में परवाज कर रहा था। ARC कंपनी का तैयारा था जो सफदर, कैप्टन शकील, जूलिया और इमरान के साथ 30 और मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क की जानिब जा रहा था। जूलिया और कैप्टन शकील आगे बैठे थे और इनके पीछे सफदर और इमरान थे। सारे हल्के हल्के मेकअप में थे, जिससे इनकी शख्सियत कुछ और निखर आई थी। सफदर के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें इंतहाई शानदार लग रही थीं और इमरान इसे बैठा छेड़ रहा था। सफदर, यार तुम्हारे चेहरे पर गुलहरी की दुमें बड़ी शानदार हैं। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। सफदर ने आहिस्ता से जवाब दिया। खुदा के लिए सफदर, क्या मैं मूछें उगाने का काम करता हूँ? ये सब तो बातों में मशगूल थे, मगर एक उखड़े बंद का नौजवान जहाज की तीसरी रॉ में बैठा इनकी तरफ बड़ी पुरस्रार निगाहों से देख रहा था। कभी वो इनकी शख्सियतों पर नजर डालता और कभी उसकी नजरें इमरान की गोद में पड़े कैमरे पर पड़ती। तैयारा रवां दवां अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। अचानक नौजवान अपनी जगह से उठा और फिर वो अचानक से इमरान और सफदर के नजदीक से गुजरता हुआ तैयारे के दुम में बनी हुई लेवेटरी की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो इमरान के पास से गुजरा, उसने झपट कर इमरान की गोद से कैमरा उठाया और फिर पूरी तेजी से लेवेटरी की तरफ भाग निकला। इमरान ने भी उसके पीछे जस्त लगाई, मगर वो लेवेटरी में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुका था। तमाम मुसाफिर इस हरकत से बुरी तरह बौखला उठे। इमरान लेवेटरी के दरवाजे पर मुक्के बरसा रहा था। सफदर, शकील और जूलिया भी अपने जगह से उठ खड़े हुए। एयर होस्टेस तेजी से इमरान की तरफ बढ़ी। इमरान ने इसे किसी भी तरह लेवेटरी का दरवाजा खोलने के लिए कहा, मगर होस्टेस बेबस थी। ये वाकया ही इतना अचानक हुआ था कि सब चकरा कर रह गए थे। अचानक इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे पर लगे हुए लॉक पर गोली चला दी। गोली पड़ते ही लॉक टूट गया और इमरान ने तेजी से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन खाली लेवेटरी इसका मुंह चिढ़ा रही थी। लेवेटरी की पुश की खिड़की खुली हुई थी। इमरान ने तेजी से खिड़की की तरफ देखा और इसे फिजाओं में एक पैराशूट नजर आया और इमरान जिंदगी में पहली बार बेबसी से हाथ मलता रह गया। लेकिन शायद ये कैमरा इतना कीमती था
कि इमरान ने बेबसी के बजाय कुछ करने का इरादा किया। उसने पीछे मुड़कर कैप्टन शकील को कहा कि तुम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार करना, और फिर वो तेजी से अपनी सीट की तरफ बढ़ा और इसने जहाज की तरफ से मिलने वाले पैराशूट को अपने कमर के गिर्द बांधा, और फिर उसने सफदर के कान में तेजी से सरगोशी की और सफदर पिस्तौल निकालता हुआ कॉकपिट की तरफ भागा, जहां पायलट बैठा जहाज को कंट्रोल कर रहा था। एयर होस्टेस मजबूर नजरों से यह हंगामा देख रही थी। उसकी समझ में न आया था कि ये सब क्या है। उधर सफदर ने पायलट की पुश्त पर पिस्तौल लगाया और उसे मजबूर किया कि वो जहाज को पीछे की तरफ लौटा दे। देखो पायलट, फौरन अपना जहाज बैक कर दो। वो आदमी हमारी एक ऐसी चीज लेकर जहाज से कूद गया है जिसके लिए हम सारे जहाज को तबाह कर सकते हैं। इसलिए अच्छा तो ये है कि तुम फौरन जहाज मोड़कर उसके पीछे चलो और उसके पास से गुजरते हुए जहाज की रफ्तार तेज कर दो। हमारा एक आदमी जहाज से कूद जाएगा। इसके बाद तुम अपनी मंजिल की तरफ चले जाना, वरना तुम जानते हो सब कुछ कर गुजरेंगे। पायलट ने बेबसी से पिस्तौल की तरफ देखा और फिर जहाज का रुख मोड़ दिया। जहाज एक बार फिर वापस जा रहा था। इमरान खिड़की से कूदने पर तैयार खड़ा था। एयर होस्टेस उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन जूलिया ने इसे रिवॉल्वर दिखाकर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जहाज आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद पैराशूट के नजदीक होता हुआ जा रहा था। जैसे ही वो इस पैराशूट के पास से गुजरा तो इमरान ने खिड़की से छलांग लगा दी और तेजी से आगे बढ़ गया। इमरान का पैराशूट खुल चुका था और अब वो भी फिजाओं में झूल रहा था। उसका पैराशूट पहले पैराशूट के काफी नजदीक था। ये इमरान का अंदाजा था कि उसने ऐसे वक्त छलांग लगाई जब जहाज पैराशूट के बिल्कुल पास से गुजरा। अब जहाज एक लंबा चक्कर लगाकर दोबारा वापस अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। इमरान ने जेब से पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया। अब दोनों पैराशूट आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ जा रहे थे और कुछ देर बाद वो दोनों जमीन के नजदीक आ गए थे। इमरान जमीन पर कूदने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये शख्स जमीन पर कूदते ही भाग जाने की कोशिश करेगा। चुनांचा ऐसा ही हुआ। जैसे ही दोनों जमीन पर गिरे, उस शख्स ने जल्दी जल्दी अपने आप को रस्सियों से छुड़ाना शुरू कर दिया। इमरान उससे तकरीबन 150 गज दूर गिरा था। ये जगह एक खुश्क पहाड़ी थी। इमरान ने भी जल्दी से अपने आप को पैराशूट से आजाद करवाया और फिर पिस्तौल हाथ में लेकर तेजी से आगे बढ़ा। वो भी भाग रहा था। कैमरा उसके हाथों में था। चूँकि वो पिस्तौल की रेंज से दूर था, इसलिए इमरान उस पर गोली नहीं चला सकता था। इसलिए वो भागने पर ही इक्तफा कर रहा था। ना हमवार पत्थरों की वजह से उसे भागने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी रफ्तार काफी तेज थी। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक होता जा रहा था। वो शख्स पहाड़ी की दूसरी तरफ भाग रहा था। इमरान को मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है और इस पहाड़ी की दूसरी तरफ क्या है, इसलिए वो पहाड़ी की तरफ पहुंचने से पहले ही उस शख्स को पकड़ना चाहता था। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब वो शख्स इमरान के पिस्तौल की रेंज में था, लेकिन अब इमरान पिस्तौल नहीं चला सकता था, क्योंकि उसे खदशा था कि अब अगर उसने उसे गोली मार दी तो वो कैमरा समेत पहाड़ से नीचे जा गिरेगा और फिर जो उस शख्स का हशर होता तो होता। कैमरा इमरान को सही सलामत न मिल सकता था, इसलिए इमरान चाहता था कि उसे जिंदा पकड़े। इतने में वो शख्स पहाड़ी की दूसरी तरफ पहुंचकर इमरान की नजरों से ओझल हो गया। इमरान भी एक लम्हे के बाद चोटी पर पहुंच गया, लेकिन इसने पहाड़ी के नीचे देखा समुद्र ठाटे मार रहा था और वो शख्स कैमरा हाथ में डाले समुद्र की तरफ गोली की तरह उड़ा जा रहा था। इतनी बुलंदी से समुद्र में छलांग लगाना यकीनन उस शख्स की इंतहाई दिलेरी और जुर्रत की दलील थी। पहाड़ी तकरीबन समुद्र से 100 फीट ऊंची थी। उसी वक्त एक जोर का झपाका हुआ और वो शख्स समुद्र के पानी में कैमरे समेत गुम हो गया। इमरान ने पिस्तौल जेब में डाल लिया, पंजे जोड़े और फिर समुद्र में छलांग लगा दी। वो तीर की तरह उड़ता हुआ समुद्र की तरफ जा रहा था और समुद्र लम्हा बलम्हा नजदीक आता जा रहा था और चंद ही लम्हों बाद वो समुद्र की पहनाइयों में था। ये गनीमत था कि समुद्र इस जगह इंतहाई गहरा था, वगरना इतनी बुलंदी से कूदने के बाद वो यकीनन समुद्र के नीचे की जमीन से टकरा जाता और फिर इसके गोश्त का कीमा मछलियों की खुराक बन जाता। इमरान काफी गहराई तक तीर की तरह गया और उसकी रफ्तार जब तेज हुई तो समुद्र ने उसे तेजी से ऊपर की तरफ उछालना शुरू किया। तैरने में इंतहाई मशाक होने की वजह से लम्हा बलम्हा उस शख्स के नजदीक होता जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई, क्योंकि एक लॉन्च तेजी से उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी। जितनी तेजी से वो लॉन्च उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी, इमरान का ख्याल था कि वो शख्स गिरफ्तार होने से पहले लॉन्च में सवार हो जाएगा। लॉन्च उस शख्स के पास पहुंचकर आहिस्ता हो गई और लॉन्च पर खड़े 2 आदमियों ने उसे पकड़कर लॉन्च पर चढ़ा लिया। इतने में इमरान भी उसके नजदीक पहुंच गया था। इमरान को देखते ही इनमें से एक शख्स ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इमरान ने एक ऐसा जंप लगाया कि एक इंसान की इससे तवक्को भी नहीं रखी जा सकती थी। वो समुद्र से ऐसे उछला जैसे कोई शख्स जमीन से उछला हो और वो जंप भी इतना जोरदार था कि वो दूसरे लम्हे लॉन्च में पड़ा था। वो दोनों शख्स ये देखकर इतने हवास बाख्ता हुए कि एक लम्हे के लिए हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान समुद्र से इतना बड़ा जंप लगा सकता है, लेकिन ये इमरान था जो खतरे में वाकई माफूकुल फितरत बन जाया करता था। इमरान जैसे ही लॉन्च पर गिरा, उसने तेजी से पलटा खाया और फिर उठकर खड़ा हो गया। छलांग लगाने में उसे जितना जोर लगाना पड़ा था वो खुद ही जानता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े फट गए हों और फिर लॉन्च के तख्तों पर गिरने से इसको चोट भी काफी आई थी, लेकिन इमरान जानता था कि यही लम्हा फैसला कुन है। अगर उसने जरा कमजोरी दिखाई तो सारा किया धरा बेसूद होकर रह जाएगा। इसलिए वो फौरन उठ खड़ा हुआ। इसे उठता देखकर दोनों शख्स भी चौंक पड़े जैसे ख्वाब से जागे हों। वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़े, लेकिन इमरान ने फिर एक हाई जंप लगाया और इसकी दोनों टांगे सामने वाले एक शख्स के सीने पर पड़ी।
और वो चीख मार कर नीचे उलट गया। दूसरा शख्स इमरान से लिपटने लगा, लेकिन एक ही घूंसे ने इसे नीचे गिरा दिया। अब इमरान तीसरे शख्स की तरफ बढ़ा, जो ये सिचुएशन देखकर कैमरे को समुद्र में फेंकने जा रहा था। इमरान ने एकदम झपटा और कैमरा उसके हाथों से छीन लिया। घुसा खाने वाला शख्स दोबारा इमरान की तरफ बढ़ रहा था। इमरान ने तेजी से भागकर कैमरे को एक कोने में रखा और फिर आने वाले शख्स को फुर्ती से हाथों पर उठा लिया। वो शख्स हालांकि काफी कवि हेकल था, लेकिन इमरान के हाथों में एक खिलौने की तरह बेबस हो चुका था। इमरान ने फुर्ती से उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर वो उस शख्स की तरफ बढ़ा जो कैमरा ले आया था। वो शख्स अब फिर कैमरे की तरफ बढ़ रहा था। इमरान ने एक जोरदार घूंसा इसके मुंह पर मारा और फिर उसे भी हाथों पर उठाया। एक झपाके से वो समुद्र में गिर पड़ा। इमरान के चेहरे पर उस वक्त एक दरिंदगी फैली हुई थी। तीसरा शख्स भी फर्श पर पड़ा था। उसके सीने पर पड़ने वाली लात उसे अदम का रास्ता दिखा चुकी थी। इमरान ने उसकी तरफ से मुतमईन होकर लॉन्च को संभाला, जो तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर समुद्र में चक्कर लगा रही थी। इमरान ने स्टीयरिंग संभाला और लॉन्च तेज करके एक मुखालिफ सिमत की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों शख्स समुद्र में पड़े अपने हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन इमरान उनसे बेपरवाह होकर लॉन्च चला रहा था। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नुमाया थी। उसकी लॉन्च तेजी से पहाड़ की तरफ भागी जा रही थी, जहाँ से उसने छलांग लगाई थी। अब इस तरफ से फारिग होकर वो ये सोच रहा था कि न जाने वो किस मुल्क में है और किस शहर से कितनी दूर है। उसे फौरन न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि उसके बगैर उसके साथी बेबस थे। उन्हें नहीं मालूम था कि मीटिंग कहाँ हो रही है और इसके कोड अल्फाज क्या हैं। इसलिए उसका आज न्यूयॉर्क पहुंच जाना लाजमी है। अब लॉन्च साहिल के नजदीक पहुंच गई। उसने लॉन्च को साहिल के पास जाकर रोका, फिर कैमरा उठाया और छलांग लगाकर साहिल पर उतर गया। अब वो तेजी से दोबारा पहाड़ की जानिब जा रहा था। जैसे ही इमरान ने छलांग लगाई और तैयारा फिर मुड़कर अपनी मंजिल की तरफ चला, कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया दोबारा अपनी सीटों की तरफ बढ़े। वो तीनों अपनी अपनी जगह सख्त परेशान थे कि न जाने इमरान पर क्या गुजरेगी। तैयारे के सारे मुसाफिर इन तीनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। चंद एक ने तो इनसे सवालात भी पूछे, लेकिन उन्होंने कुछ बतलाने से इनकार कर दिया। कैमरे के मुतालिक इन तीनों में से किसी को भी मालूम नहीं था कि वो कैमरा क्या था। उन्होंने तो ये समझा था क्योंकि वो सयाह बनकर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इसलिए इमरान ने एक कैमरा भी साथ ले लिया। लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि ये कैमरा बशर्ते के कैमरा हो कोई इंतहाई अहम चीज थी। कैप्टन शकील सोच रहा था कि वो शख्स कौन था और उसे उस कैमरे के मुतालिक मालूमात कहाँ से मिली। सफदर और जूलिया सोच रहे थे कि न्यूयॉर्क जाकर वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें बजाते खुद कोई मालूमात नहीं थी। सब कुछ इमरान को मालूम था और इमरान न जाने कब तक न्यूयॉर्क पहुँचे, लेकिन वो सब बेबस थे। अब तो आइंदा का लाहे अमल न्यूयॉर्क ही जाकर बनाया जा सकता है, इसलिए वो अपनी अपनी जगह खामोश बैठे रहे। 1 घंटे बाद तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, लेकिन सफदर वगैरह ये देखकर परेशान हो गए कि एयरपोर्ट पर हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। सफदर समझ गया कि पायलट ने इस वाकये की इत्तला एयरपोर्ट पर दे दी है। अब सवालात और तफ्तीश का एक चक्कर चलता नजर आ रहा था कि जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती। इसलिए सफदर ने शकील के कान में सरगोशी की और शकील ने जूलिया से कहा, तैयारा अभी तक एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा था। जैसे ही तैयारा चक्कर लगाता हुआ शहर की एक तरफ से गुजरा, इन तीनों ने उसी वक्त अपने पिस्तौल निकालकर खिड़कियों से नीचे फेंक दिए। उनकी इस हरकत को किसी ने महसूस न किया, क्योंकि तमाम लोग उतरने की तैयारियों में मशगूल थे। अब उन तीनों ने इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि कम से कम वो इस कहानी से ही मुनकिर हो जाते तो पिस्तौल की अदम मौजूदगी इस बात में वजन पैदा कर देती। आहिस्ता आहिस्ता तैयारा एयरपोर्ट पर उतर गया। जैसे ही तैयारा उतरा, पुलिस ने तैयारे को घेरे में ले लिया। मुसाफिर बारी बारी उतरने लगे। सफदर और जूलिया भी नीचे उतरे। पुलिस के पास खड़ी एयर होस्टेस ने इनकी तरफ इशारा किया और पुलिस ने उन्हें एक तरफ आने की हिदायत की। उन्होंने चेहरे पर हैरत के तासुरात पैदा किए। इतने में कैप्टन शकील भी नीचे उतर आया। एयर होस्टेस के इशारे पर उसे भी एक तरफ बुला लिया। उन्होंने एक ऑफिसर से इस बारे में एहतजाज किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है, लेकिन वो उन्हें लेकर एयरपोर्ट के एक इमारत की तरफ चले गए। वीआईपी रूम में ले जाकर इन पर सवालात की बौछार कर दी, लेकिन वो तीनों साफ मुकर गए कि उन्हें इस वाकये का कोई इल्म नहीं और न ही इनका कोई चौथा साथी था। लेकिन पुलिस ऑफिसर मुतमईन न थे। उनकी तलाशी ली गई, लेकिन उनके पास से पिस्तौल किस्म की कोई चीज बरामद न हुई। पुलिस ऑफिसर हैरान थे कि ये क्या माजरा है। बहरहाल वो उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए हेडक्वार्टर की तरफ ले चले। रास्ते में सफदर ने कैप्टन शकील और जूलिया की तरफ मखसूस लहजे में इशारा किया। उन दोनों ने सर हिला दिया और फिर इधर उधर देखने लगे। अब वो फरार की सोच रहे थे, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा न था। जैसे ही वो कस्टम की हदूद से बाहर निकले तो सफदर तेजी से एक 10 मंजिला इमारत की तरफ भागा और सदर दरवाजे में घुस गया। पुलिस ऑफिसर परेशान हो गए। वो सफदर को पकड़ने के लिए दौड़े। अब कैप्टन शकील की बारी थी। उसने इंतहाई जुर्रत का मुजाहिरा किया और पास से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर जम लगा दिया। मोटरसाइकिल तेजी से गुजर रही थी। ये एक अंधी छलांग थी कि वो ठीक मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर जा बैठा। फिर तो वो मोटरसाइकिल से चिमट गया। धक्का लगने से मोटरसाइकिल का तवाज़ुन बिगड़ने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल सवार भी कोई माहिर था जिसने कंट्रोल कर लिया। पहले तो साथ जाने वाले सिपाही घबरा गए, मगर फौरन उन्होंने रिवॉल्वर चला दिए। मगर इतनी देर में कैप्टन शकील उनकी रेंज से बाहर हो गया था। उन्होंने जूलिया की तरफ तवज्जो दी तो वो गायब थी। जूलिया दरअसल इंतहाई फुर्ती से खड़ी हुई कार के पीछे रेंग गई थी। अब तो सब पुलिस वाले घबरा गए। सीटियों पर सीटियां बजने लगी। सफदर इस इमारत के सदर दरवाजे से होता हुआ पिछले दरवाजे से गुजर गया। चलते चलते उसने मूछें उतार दी, अपना कोट उलटकर पहन लिया
उसका कोट डबल था। ऐसे कोट मखसूस तौर पर सीक्रेट सर्विस वालों के लिए बनाए गए थे। अब सफदर काफी हद तक बदल चुका था। इसने राह जाती एक टैक्सी रोकी और फिर उसमें सवार होकर उसे रॉयल पार्क जाने के लिए कहा। चारों तरफ पुलिस फैल चुकी थी, मगर सफदर इत्मीनान से टैक्सी में बैठा हुआ था। वो बैठा हुआ इन हालात पर गौर कर रहा था जिनसे नगाहानी तौर पर उन्हें निपटना पड़ गया। उसने टैक्सी एक मछेरों की बस्ती जाकर रुकवा दी। यहाँ उसे मालूम था कि उसकी मुमलिकत का एक जासूस रहता है जो न्यूयॉर्क में इसके मुल्क की तरफ से काम करता है। ऐसे जासूस हर मुल्क में फैले हुए थे और पिछली बार इमरान के साथ न्यूयॉर्क आने पर उसका पता मालूम हुआ था। पुलिस से बचने के लिए उससे बेहतर फिलहाल उसे और कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। वो हल्के हल्के कदम उठाता झोपड़ियों से गुजरता गया। एक पुरानी झोपड़ी के दरवाजे पर 3 दफा मखसूस अंदाज में दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खोलने वाला उधेड़ उम्र का मछेरा था। उसने हैरानी से सफदर को देखा। सफदर ने आहिस्ता से एक्सट्रू का लफ्ज कहा और मछेरे के चेहरे पर फैली हुई हैरत यकलख दूर हो गई। वो एक तरफ हो गया और सफदर सर झुकाकर झोपड़ी में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरी कहानी सुना रहा था। इधर कैप्टन शकील की मोटरसाइकिल काफी दूर तक चली गई, लेकिन तवाजुन संभलते ही उसने मोटरसाइकिल रोक दी। लेकिन कैप्टन शकील ने अपना फाउंटेन पिन निकालकर उसकी कमर से लगा दिया और उसे पिस्तौल की धमकी देकर मोटरसाइकिल चलाने पर मजबूर कर दिया। मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल दोबारा भगाना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील उसे एक गली में ले गया और फिर एक ही मुक्के से मोटरसाइकिल सवार को बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। अब मोटरसाइकिल कैप्टन शकील के हाथ में था और वो इसे गलियों में भगा रहा था। वो सोच रहा था कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि इस मेकअप में किसी होटल में जाना पुलिस के हाथों में जाने के मुतकादिफ था और दूसरी जगह उसके इल्म में नहीं थी। आखिरकार मोटरसाइकिल उसने एक सड़क पर छोड़ दी और खुद पैदल गलियों में चलने लगा। चलते चलते जब वो थक गया तो उसने एक गली में एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन खुल गया। खोलने वाला सूरत से कोई बदमाश नजर आ रहा था। क्या बात है? वो आदमी गुर्राया। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे पनाह दे दो, कैप्टन शकील ने इल्तिजाया लहजे में कहा। पुलिस? अच्छा अंदर आ जाओ। उस आदमी ने रास्ता छोड़ दिया। सदर दरवाजे के आगे एक तंग सी गली थी। कैप्टन शकील उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। गली से गुजरते हुए वो एक बहुत बड़े हॉल में आ गए। यहाँ मेजें बिछी हुई थीं, जिन पर जुआ खेला जा रहा था। कैप्टन शकील इस इत्तेफाक पर हैरान था कि वो किस तरह खुद ब खुद एक खुफिया जुए खाने में आ निकला। गिरोह के सरदार को मुतमईन करने में कामयाब हो गया तो फिलहाल वो पुलिस के फंदे से बच जाएगा। वो शख्स हाल में से गुजरकर फिर एक राहदारी में घुस गया। कैप्टन शकील उसके पीछे था। राहदारी से चलते चलते वो शख्स एक दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, एक हुर्राहट आमेज आवाज आई। दरवाजा खोलकर कैप्टन शकील और वो शख्स अंदर गया। अंदर एक लंबी चौड़ी मेज के पीछे एक भारी भरकम शख्स बैठा हुआ था। मेज पर शराब की बोतल खुली पड़ी थी। उस शख्स की आंखें सुर्ख थीं। क्या बात है बूटो, ये कौन है? उस भारी भरकम आवाज ने पूछा। कैप्टन शकील ने उस सरदार को देखकर इत्मीनान का सांस लिया, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये न्यूयॉर्क का मशहूर गुंडा जेगर है, जिससे न्यूयॉर्क की पुलिस कांपती है। और जेगर इसका दोस्त था। चंद साल पहले जब वो एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यहाँ मौजूद था तो एक मौके पर इत्तफाकी तौर पर उसने जेगर की जान बचाई थी। चुनांचा जेगर इसका ममनून था। वो काफी दिन जेगर के साथ एक होटल में भी रहा। जेगर उस होटल का मालिक था, लेकिन उसके इस खुफिया होटल का पता कैप्टन शकील को नहीं था। ये तो इत्तफाक था कि वो यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया। जनाब, ये शख्स गैर मुल्की है और पुलिस से बचने के लिए यहाँ आया है। बूटो ने मुअद्दब होकर जवाब दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है जो हर शख्स को इस जगह ले आते हो सकता है कि ये कोई सीआईडी का बंदा हो। जेगर गुर्राया। नहीं जनाब, बूटो से कोई सीआईडी का कारिंदा छुपा हुआ नहीं। मैं सीआईडी का कारिंदा नहीं हूँ जेगर, कैप्टन शकील ने इत्मीनान से कहा। जेगर ने जैसे ही अपना नाम सुना बुरी तरह चौंका और जेगर के साथ साथ बूटो भी बुरी तरह चौंक उठा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जेगर की आंखें कैप्टन शकील पर जमी हुई थी। उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। कैप्टन शकील ने जवाब देने की बजाय बूटो से एमोनिया की बोतल ले आने को कहा। जेगर, मैं मेकअप में हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं पहचान सके। एमोनिया की एक बोतल मंगवाओ, फिर मुझे पहचान जाओगे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जेगर ने काट खाने वाले अंदाज में पूछा। शकील, जिसने आज से 5 साल पहले पैराडाइज हिल पर तुम्हारी जान बचाई थी।